नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लिया और लेते ही मार्केट एकदम पलट गया, जैसे बस आप ही का इंतजार हो रहा था? हाँ, ये एहसास तो लगभग हर ट्रेडर को कभी ना कभी होता ही है। तो क्या ये सिर्फ मतलब बुरी किस्मत है या फिर बाजार में कुछ और ही चल रहा है, जिसे हम सुनते हैं मार्केट मैनिपुलेशन? देखिए, इसे पूरी तरह बदकिस्मती कहना शायद ठीक नहीं होगा। मार्केट मैनिपुलेशन या बाजार में हेर-फेर ये एक सच्चाई है। अच्छा, तो ये होता क्या है असल में, सीधे शब्दों में अगर समझे तो? बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई बड़ा खिलाड़ी मतलब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या ट्रेडर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा और जानकारी है, वो जानबूझकर मार्केट को एक खास दिशा में धकेलता है। ताकि उसे फायदा हो। हाँ, बिल्कुल, ताकि उसे अपने ट्रेड्स में फ़ायदा मिले। ये चीज़ें अक्सर एक्सपायरी के दिनों में या फिर उन स्टॉक्स में ज़्यादा दिखती हैं, जहाँ लिक्विडिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है। हाँ, ये एक्सपायरी वाला पॉइंट तो मैंने भी नोटिस किया है। हुँ, जैसे महीने के आखिरी थर्सडे को या वीकली एक्सपायरी पर हाँ, आखिरी के 1 घंटे में निफ्टी या बैंक निफ्टी अचानक से 30-40 पॉइंट ऊपर या नीचे। सही, बिल्कुल यही। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ ताकि कुछ खास स्ट्राइक के ऑप्शन बेचने वालों को, राइटर्स को या तो बचाया जा सके या फिर फंसाया जा सके। एग्जैक्टली यही मैनिपुलेशन का एक क्लासिक उदाहरण है और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला हाल ही में सामने आया है ज़ेन स्ट्रीट का। जेन स्ट्रीट। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। ये तो दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है ना? हाँ बिल्कुल, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कह सकते हम्म। हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय बाजार रेगुलेटर सेबी ने उन पर बाजार हेर-फेर के गंभीर आरोप लगाए। अरे, ज़ेन स्ट्रीट पर क्या आरोप थे? सेबी का आरोप था कि जेन स्ट्रीट ने एक्सपायरी के दिनों में बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त की। ओके। और इस खरीद फरोख्त से उन्होंने इंडेक्स को जानबूझकर मैनिपुलेट किया, मतलब अपनी मर्जी से ऊपर नीचे किया और फिर उससे जुड़े जो ऑप्शन ट्रेड थे उनमें मोटा मुनाफा कमाया। बाप रे! तो सेबी ने क्या एक्शन लिया? सेबी ने उन पर करीब 4,843 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 4,843 करोड़। ये तो बहुत ही बड़ी रकम है, मतलब अविश्वसनीय। हाँ, ये दिखाता है कि रेगुलेटर से कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो अब क्या स्थिति है जेन स्ट्रीट की? क्या वो अब भी इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने जुर्माने की रकम एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दी है और कुछ शर्तों के साथ उन्हें ट्रेडिंग की इजाजत वापस मिल गई है। लेकिन जाहिर है अब सेबी की उन पर बहुत कड़ी नजर है। हर मूव को बारीकी से देखा जा रहा है। समझ गया। ये मामला तो वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन ये तो हुई बड़े खिलाड़ियों की बात। अब आते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स पर। इसका हम पर क्या असर पड़ता है? ये सब समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? असर बहुत सीधा और गहना होता है। सोचिए, जब कोई बड़ा प्लेयर अचानक मार्केट को हिलाता है, मान लीजिए नीचे की तरफ, तो आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा है उसका प्रीमियम तेजी से गिर सकता है। भले ही इंडेक्स ज्यादा ना गिरा हो। हाँ, बिल्कुल। भले ही इंडेक्स सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे आया हो या साइडवेज हो, लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी गिरने से या तेज थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम अचानक घट सकता है। यहाँ डेल्टा और गामा का खेल बहुत तेज हो जाता है। अच्छा। मतलब इंडेक्स का छोटा सा मूव भी प्रीमियम में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर एक्सपायरी के नजदीक। और वो जो झूठे ब्रेकआउट्स होते हैं, चार्ट पे एकदम बढ़िया ब्रेकआउट दिखता है, लगता है अब तो रॉकेट बन जाएगा। हम खरीदते हैं और भाव वहीं से घूम जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। इसे लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। बड़े खिलाड़ी जानबूझकर एक इम्पॉर्टेंट लेवल, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लेवल, तोड़वाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि ब्रेकआउट हो गया। एग्जैक्टली। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर खरीदने कूदते हैं, ये बड़े खिलाड़ी अपनी जो बड़ी पोजीशन पहले से बना रखी होती है, वो इन्हीं नए खरीदारों को बेच के निकल जाते हैं। भाव वापस नीचे। और रिटेल ट्रेडर फंस गया। हाँ, क्योंकि उनके पास ना तो वो स्पीड होती है, ना वो डेटा होता है, और ना ही उतनी बड़ी कैपिटल कि वो मार्केट को मूव कर सकें या समझ सकें कि ये असली मूव है या नकली। इसमें कहीं ना कहीं वो फोमो वाली बात भी आ जाती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे ये मौका छूट ना जाए, जल्दी से खरीद लो। बिल्कुल, ये साइकोलॉजी का ही तो खेल है। बड़े इंस्टीट्यूशंस इसी भीड़ की साइकोलॉजी का, इसी फोमो का, इसी डर और लालच का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्यादातर लोग कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे, कहाँ पर पैनिक सेलिंग आ सकती है। वो अपने बड़े ऑर्डर्स अक्सर इन्हीं लेवल्स के आसपास प्लान करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए? क्या हम जैसे छोटे निवेशक या ट्रेडर इस जाल से बच सकते हैं? कुछ तरीके हैं? हाँ, देखिए, पूरी तरह बचना शायद मुश्किल हो,
क्योंकि मार्केट में हमेशा अनिश्चितता रहती है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां बरतकर, कुछ अनुशासित तरीके अपनाकर हम अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहली और ज़रूरी बात, खासकर एक्सपायरी के दिनों में, बिल्कुल आखिरी के 1-2 घंटों में बहुत ज़्यादा आक्रामक पोजीशन लेने से बचें। अच्छा, मतलब ओवर ट्रेडिंग ना करें उस वक्त। हाँ, या बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। उस समय वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मूव्स बहुत तेज़ और अप्रत्याशित हो सकते हैं, फंसने का चांस बढ़ जाता है। ओके। और डेटा की बात करें तो जैसे ओपन इंटरेस्ट, ओआई वगैरह देखना इतना मददगार हो सकता है? ओआई डेटा बहुत काम का हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से समझें। खासकर ओआई और प्रीमियम के बीच का जो रिश्ता है, उसे देखना जरूरी है। वो कैसे? कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि किसी खास स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में ओआई तो लगातार बढ़ रहा है, मतलब नए सौदे खुल रहे हैं। लेकिन उस कॉल का प्रीमियम या तो बढ़ नहीं रहा या धीरे धीरे गिर रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि कोई बड़ा प्लेयर वहां बेच रहा है। एग्जैक्टली, ये एक संकेत हो सकता है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी वहां खरीदारी नहीं कर रहे, बल्कि वो भारी मात्रा में कॉल्स बेच रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। इसी वजह से ओआई तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम पर दबाव है। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, और स्टॉप लॉस के बारे में क्या कहेंगी? अक्सर लोग इंडेक्स या स्टॉक के लेवल पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि अपना स्टॉप लॉस इंडेक्स या स्पॉट प्राइस पर नहीं, बल्कि ऑप्शन के प्रीमियम पर लगाएं। प्रीमियम पर क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स आपके स्टॉप लॉस लेवल तक पहुंचता ही नहीं, लेकिन दूसरी वजहों से, जैसे मैंने पहले कहा, आईवी क्रैश होने से या टाइम डीके यानी थीटा की वजह से आपके ऑप्शन का प्रीमियम इतना गिर जाता है कि आपका लॉस बड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ ये तो होता है। तो आप पहले से तय करें कि आप एक ट्रेड में अपने ऑप्शन प्रीमियम का कितना हिस्सा रिस्क पर डालने को तैयार हैं। मान लीजिए 20% या 30%, और जैसे ही प्रीमियम उतना गिरे, ट्रेड से निकल जाएं। इंडेक्स चाहे कहीं भी हो। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और एक सबसे बेसिक नियम शायद पोजीशन साइजिंग। ओह बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी भी अपनी सारी ट्रेडिंग कैपिटल एक ही ट्रेड में मत झोंक दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले। अपनी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाएं, ताकि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो बड़ा नुकसान ना हो। एग्जैक्टली। बाजार में लंबे समय तक टिके रहना है तो रिस्क को मैनेज करना सीखना ही होगा। छोटे छोटे स्टेप्स लें। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हाँ, बाजार में हेरफेर होता है, इसकी संभावना रहती है, खासकर कुछ खास मौकों पर, जैसे एक्सपायरी एजेंट स्ट्रीट वाला मामला इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये सच है। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम अंधे बनकर ट्रेड ना करें। बाजार की चालों को, इन बड़े खिलाड़ियों के तरीकों को और सबसे जरूरी भीड़ की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। और सबसे बढ़कर अनुशासन। अपने नियम बनाएं और उन पर टिके रहें। लालच और डर को हावी ना होने दें। बिल्कुल। और शायद यहीं पर आज की चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? अगली बार जब आप एक्सपायरी के दिन या किसी भी दिन बाजार में कोई बहुत तेज, अचानक या अप्रत्याशित चाल देखें, तो ट्रेड लेने से पहले एक पल रुकें और सोचें। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि क्या ये बाजार का स्वाभाविक रुख है, नेचुरल फ्लो है, या फिर ये किसी बड़े खिलाड़ी का बिछाया हुआ जाल हो सकता है। और अगर ये जाल है, तो इसे पहचानने के लिए आप किन संकेतों पर, किन डेटा पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।